आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि आने वाले जो महीने हैं उन महीनों को आप परीक्षाओं का महीना कह सकते हैं। एक के बाद एक करके प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हमें और आप दोनों को एक सतर्क होकर के अध्ययन और अध्यापन को करना चाहिए। उसी सतर्कता को ध्यान में रखते हुए मैंने आज से इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान के गूढ़ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जो निश्चय ही आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये जो सीरीज होगी, ये सीरीज की एक खास बात यह है कि यह अकॉर्डिंग टू चैप्टर जाएगी। जैसे आज का जो टॉपिक चल रहा है ये संविधान सभा से चलेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से चलेगा। कल भी इसी पे चलेगा और अगर कोई क्वेश्चन बचता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर, संविधान सभा पर, तो अगले दिन भी चलेगा। उसके बाद प्रस्तावना पर चलेगा। मतलब इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये चलेगा। तो आपको पर डे पहले से थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले से बता दिया कि तितर बितर नहीं रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर जाएगा और आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या संविधान सभा से उठने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट, अंतरिम कैबिनेट का मतलब क्या हुआ? प्रो कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संविधान सभा का अध्यक्ष अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता नहीं कर सकता था, लेकिन वो नहीं थे। था कौन? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसका रियल विकल्प है, तो हम लोग इस पर निशान लगा देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ये हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम लोग आगे भी चलते हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे लिए अगला टॉपिक होगा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। मतलब भारत का संविधान जिसने तैयार किया है वो संविधान सभा है। तो कह रहा है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, 389 है, 389 हैं, तो इन सदस्यों को कैसे नियुक्त किया गया था? क्या ब्रिटिश संसद ने उन्हें नॉमिनेट किया था, नामित किया था? बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। ठीक है, सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। देखिए पहला विकल्प देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। आप कहोगे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, क्लियर? गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नामित मतलब नॉमिनेट करना। ठीक है, नहीं। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। जी एस, जी यही सही है। ठीक है ना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है ना, और इसके लिए 1946 में ही प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए थे। ठीक है, तो ये सही हुआ आपका विकल्प। ठीक है, और ये तो रहेगा ही नहीं, ये IAS 2002 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, अब बच्चों हमें क्या करना चाहिए? अब हमको आगे चलना है। ठीक है ना, तो आगे हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। मतलब ये एक्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 एक्ट दिए गए हैं और इसमें कहता है कि सबसे कम लाइफ स्पान या जीवन काल किसका था। तो देखिए 1861 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट आया वो कब
इसको समाप्त कर दिया गया या कब इसे परिवर्तित कर दिया? समाप्त तो नहीं, परिवर्तित किया गया। तो आप कहेंगे कि सर यह जो है 1893 के इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है ना, मतलब इसको 1861 का ये जो इंडिया काउंसिल एक्ट है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ही 1892 कह सकते हैं, 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट लाया गया था, काउंसिल एक्ट। ठीक है, और देखिए नीचे लिखा हुआ है 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। और 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट है उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1919 का इंडिया काउंसिल एक्ट लाया गया। ये देखिए आप लिखा हुआ है, और 1909 लिखा है, ये 1909 की कमियों को दूर करने के लिए 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसमें सबसे कम समय किसका है? तो देखिए 1861 से लेकर के 92 के बीच लगभग 30 साल की गैप हो रहा है, और 92 से लेकर के 1909 तक का समय जो है ये भी लगभग 20 साल का समय हो रहा है, लेकिन 9 से 19 के बीच का जो समय है ये केवल 10 साल का है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा एक्ट सबसे कम समय तक चलेगा? अब आप सोचो, तो ऐसी स्थितियों में केवल 10 साल इसका समय है, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे का पोर्शन हमारा क्या है? तो आप कहोगे कि सर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो हम यहाँ आपके सामने कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की जो मांग थी सबसे पहले, ठीक है, व्यक्ति के रूप में सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहोगे कि सर व्यक्ति के रूप में सबसे पहली मांग जो है तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया। क्लियर? तिलक सर ने ये किया था। ठीक है ना, और कब किया था? तो आप कहोगे कि सर ये 1895 में किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने क्या लाया था? आप कहेंगे अमेंडमेंट बिल लाया था। क्लियर? तो उसी में मांग किया था। लेकिन अगर पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पार्टी के दृष्टिकोण से पहली मांग जो है किसने किया? आप कहेंगे स्वराज पार्टी ने किया था। 1924 में स्वराज पार्टी ने किया था। तो ये इसका आंसर सही है। अब बात आती है कांग्रेस पार्टी ने कब किया था? तो कांग्रेस पार्टी में सही लिखा है। ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था, वो अलग की बात है, कुछ सही है लेकिन सबसे पहले नहीं है। मुस्लिम लीग ने 1940 में किया था। यहाँ पर देखिए 1940 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो 1940 अगर हम लिखते हैं तो हमको यहाँ ये कहना होगा कि देखिए 1940 में, ठीक है, कौन कर रहा है? तो मुस्लिम लीग कर रही है। लेकिन मुस्लिम लीग की एक ख़ास बात है। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग की एक ख़ास बात है बच्चों, कि मुस्लिम लीग 2 संविधान की मांग कर रही है, एक इंडिया के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए किया है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो मांग है इन्होंने लाहौर मुस्लिम लीग के अधिवेशन से किया था। ठीक है, क्लियर? 2 राज्य मतलब 2 देश और 2 संविधान की मांग इन्होंने कब किया था? तो आप कहोगे कि सर 1940 में किया था। कहाँ से किया था? आप कहोगे कि सर लाहौर से किया था। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन से किया था। क्लियर? तो ये चीज़ें आपका सही हो गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट हमारे सामने 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? ठीक है, मतलब संविधान सभा पर लागू नहीं होता। क्लियर? कह रहा है क्या यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? गलत है ना, गलत है ये। ठीक है, कि कह रहा है कि क्या यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ना, तो ये तो गलत बोल रहा है ना भाई, ये तो वयस्क मताधिकार पर ही तो थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, एक तो ये नहीं है,
नीचे कूट दिया है तो इसका मतलब कुछ और भी होगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं था, ये तो विधानसभाओं के एमएलए ने जो है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, उनके द्वारा जो है चुने गए थे ये सदस्य। तो इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष था, ठीक है, मतलब जनता ने विधायकों को चुना और विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इसका मतलब ये है कि जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना था, इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह कैसा है, आप कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन है सर, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था सर, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, गलत है, मतलब आपका क्वेश्चन यही हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये विकल्प कहाँ रखा है। तो आप कहेंगे कि सर कूट में 1 और 2 ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। अब हमारे सामने कह रहा है कि यह बहुदलीय निकाय था। जी हाँ, सभी पार्टियां थी, ठीक है, सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था और सभी पार्टियों के सदस्य इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। जी हाँ, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ठीक है। अभी हम लोग आगे चल के क्वेश्चन दिया होगा और उस पर करेंगे। जैसे आप देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष थे, ठीक है, वह जो है प्रक्रिया को, संचालन को और वित्त समिति को संभालते थे। B.R. अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग को देखते थे, J.B. कृपलानी साहब जो है झंडा को देखते थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है पार्लियामेंट्री अफेयर को देखते थे, ठीक है, और सरदार पटेल जो है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स को देखते थे, ठीक है, की जो कमेटी है उसको देखते थे, माइनॉरिटीज़ को देखते थे। खैर माइनॉरिटीज़ से राजा गोपालाचारी ने भी देखा है, ठीक है। तो अभी आगे चल कर के बात आएगी तो वहाँ हम लोग देखेंगे। फिर करा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो बच्चों आपने इसे कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग छठा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो छठा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ठीक है। रास बिहारी बोस हो नहीं सकते, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन जो हैं दादा भाई नौरोजी जो हैं यही हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया। और आप आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा, तो अगला होगा 7वां टॉपिक, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए 10 जून, 19 नवंबर, 30 जून, नहीं से ये देखिए ये दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि देखिए जो ये चीज़ें आप थोड़ा सा लिख भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम महत्वपूर्ण बातें आपसे करने जा रहे हैं जो रेयर एंड रेयर मैटर होगा। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था आप कहोगे, यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में शुरू हुआ था। कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में शुरू हुआ था। यही कॉन्स्टिट्यूशन हॉल आज किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें पहली स्पीच अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली स्पीच किसने दिया था, संविधान सभा की जो शुरुआत आई थी तो उसमें पहली स्पीच किसकी थी, तो आप कहेंगे कि सर J.B. कृपलानी सर की थी, ठीक है। पहली बार इन्होंने ही J.B. कृपलानी सर ने ही बोला था। और क्या बोला था इन्होंने, तो आप कहेंगे कि इन्होंने सदस्यों से, ठीक है, किसका परिचय कराया था, अस्थायी अध्यक्ष का परिचय कराया था, ठीक है, मतलब सिन्हा सर का, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा सर का जो है इन्होंने परिचय कराया था, ठीक है, J.B. कृपलानी सर ने। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो है पहली जो बैठक हुई थी इसमें केवल 207 सदस्य थे, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थीं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गया। 9 महिलाएं, 207 सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष का परिचय कराया था किसने, J.B. कृपलानी ने। और J.B. कृपलानी के से ही संविधान सभा की, ठीक है, शुरुआत हो जाती है। क्लियर हो गया। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि नंबर 1, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 में प्रारंभ कर दिया था। अभी हमने देखा है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया था, तो इसका मतलब यह सही है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे, नहीं सर,
ठीक है, यह गलत है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है। क्लियर, तो इसको हम काट देते हैं। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, तो सही है, ठीक है। इसका मतलब आप देख रहे हैं, आपका ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। बी कह रहा है 1 और 3, ठीक है, तो यही सही है, ठीक है। तो हम इस पर निशान लगा देते हैं, 1 और 3 इस पर निशान लगा देते हैं, ठीक है। यदि कभी आपको मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, ठीक है, या आपको कुछ संशय होता है, या आप इस पर अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है, तो कृपया आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, आप ज़रूर लिखें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में वही है जो मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, मतलब 94 15 361 462, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन मतलब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, तो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 1, भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ दिया था। जाहिर सी बात है, भारत अब स्वतंत्र हो चुका है, तो अब उपनिवेश कहाँ रहा, उपनिवेश तो रहा नहीं, तो इसका मतलब ये तो सही है भाई, डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था, ठीक है। भारत को संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतरिम नहीं है, ये अंतरिम है, ठीक है ना, क्या है, अंतरिम। थोड़ा इसको सही कर लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये है, हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको काटते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, अंतरिम, ठीक है, अंतरिम, ठीक है, संविधान बनाया गया था। भारत को संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने पर, ठीक है, 1935 की भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत की अंतरिम संविधान बनाया गया था, ठीक है ना। तो देखिए ये भी सही है, ठीक है, अंतरिम संविधान बनाया गया। और फिर कह रहा है कि संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत के अंतरिम संसद के रूप में। नहीं, देखिए ये गलत नहीं है, ये अंतरिम संसद के रूप में, यही संविधान सभा जो है वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। सही क्या है, तो इसका सही, सॉरी, ये विकल्प जो है इसमें से नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा, 3 को गलत कर दीजिए आप, तो हाँ 3 को गलत कर दिए तो मतलब 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 नहीं है, तो यहाँ हम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं, ये इसको गलत कर देते हैं, बस 1 और 2, अब इसको सही लगा देते हैं, ठीक है। टाइपिंग में गलती हो गई, ठीक है, और इसके लिए हमें खेद है। हम कोशिश करते हैं कि गलतियाँ न्यूनतम हो, लेकिन इसके बावजूद भी टाइपिंग दूसरे के हाथ में होती है, ठीक है। तो अब आप आइए देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। नहीं, 26 जनवरी 1950 को तो ये इम्पोज्ड हुआ है, ये लागू हुआ है, ठीक है। तैयार कब हुआ है, तो आप कहोगे कि सर ये तैयार होता है 26 जनवरी 1949 को, ठीक है, क्लियर। तो अब तो इसमें कोई ऐसी चीज़ रही नहीं कि जिसका हम एक्सप्लेनेशन आपको दें, ठीक है। फिर अगला पोर्शन हम देखते हैं, ठीक है, 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन अगर हम देखें तो 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने माइंड में रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं, मतलब 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वां कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था, ठीक है। देखिए हम बिना पढ़े हुए बता देते हैं आपको।
ठीक है, कि देखिए उनके बहिष्कार करने का कारण ये था कि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुसलमानों के लिए एक अलग देश और एक अलग संविधान चाहती थी। ठीक है, जबकि संविधान सभा में ऐसे कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी, कैबिनेट मिशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। तो मुस्लिम लीग ने, ठीक है, संविधान सभा का बहिष्कार, ठीक है, 2 संविधान और 2 देश की मांग के कारण किया था। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कह रहा है कि मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण, नहीं, तो बहुत ही उनकी संख्या से भी ज़्यादा मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहती थी, यही सही है। ठीक है, और अब हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? आविर्भाव हुआ मतलब अस्तित्व में आई। ठीक है ना, तो किस दिन से आती है अस्तित्व में? संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, देखिए 26 नवंबर को संविधान हमारा तैयार होता है, 15 धाराएं भी उसकी लागू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अंतरिम संसद के रूप में यह जो है हमारी संविधान सभा एक अंतरिम संसद में बदल गई। ठीक है, केयर टेकिंग, ठीक है, पार्लियामेंट हो गई। कब से? जिस तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर है बी, 26 जनवरी 1950 को हमारी जो संविधान सभा थी वह क्या हुआ, अंतरिम संसद में बदल गई थी। फिर हम लोग अगर आगे देखें तो 14वां क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान इनमें से किससे सर्वाधिक प्रभावित है? किससे सर्वाधिक प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? नहीं सर, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसी से यह सर्वाधिक प्रभावित रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हमारे जो संविधान निर्माता थे वह इसी को आधार बनाना चाहते थे, आधार बनाया भी उन्होंने। क्यों? क्योंकि भारत की जनता जो है एक लंबे समय से इन कानूनों से शासित हो रही थी, इसलिए भारत की जनता जो है अभ्यस्त हो चुकी थी ऐसा करने के लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया, डी हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन 15 है, 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कंफ्यूज करा देगा। कह रहा भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों ने, ठीक है, मंत्रिमंडल ने। तो देखिए ये सी और ए में आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, क्या करते हैं, इस संविधान सभा के द्वारा जो निर्मित संविधान है उसको स्वीकार करते हैं। एक जनरल आइडिया आप अपने दिमाग में रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसने इसे स्वीकार किया है? आप कहेंगे हम भारत की जनता ने, ठीक है, इस संविधान को स्वीकार किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो 16 क्वेश्चन आ रहा है। 16 कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये तो हमने शुरू में बता दिया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर जो है ये क्या है, संविधान सभा के, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन ये केवल 2 दिन तक रहे हैं, 9 तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक। ठीक है, और इसके बाद कौन हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का कोई चर्चा की बात ही नहीं उठती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी कोई बातचीत यहाँ नहीं उठती। ये आंसर हुआ। अब हम लोग 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां करा कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। मतलब किस बात में भिन्न है? मतलब ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से, ठीक है, और भारत की जो संसदीय प्रणाली वो किस बात में भिन्न है? देखिए, ब्रिटेन में भी वहाँ का जो राजा होता है वो नाम मात्र का होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह वास्तविक शासक होता है। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का जो राजा है वो केवल राज्य करता है।
ठीक है, लेकिन रूल कौन करता है, ठीक है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर करता है। भारत में भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल पावर को होल्ड करता है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो नॉमिनल पावर को होल्ड करते हैं। मतलब भारत का राष्ट्रपति केवल राज्य करता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर शासन करता है। तो इसका मतलब ये है कि यह दोनों में समता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये तो होगा नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, तो देखिए वहाँ पर भी है, एक मिनिस्टर गलती करता है तो ये पूरे मंत्रिमंडल की गलती मान ली जाती है, ठीक है, और फिर जो है सबको त्यागपत्र देना पड़ जाता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक पर ही आता है। अब देखिए अब क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो सब तो बात की बात है भाई, ठीक है। अब 2 सदन की विधायिका है, जी हाँ, हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, उनके यहाँ क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, मतलब उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो उच्च सदन है, हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो है समान है दोनों में। फिर कह रहा है कि न्यायिक पुनराविलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, ठीक है। नहीं बच्चों, यही इसका आंसर है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है यह ब्रिटेन में नहीं है, यह भारत में है। और भारत ने इसे कहाँ से लिया है, आप कहोगे कि सर भारत ने इसे यूएसए से लिया है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, फिलहाल उसको हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन बस हम आपको इतना कहना चाहेंगे, ठीक है, कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों पर पुनः विचार जो करती है उसी को न्यायिक पुनराविलोकन कहा जाता है। एक सामान्य से हमने उत्तर के द्वारा आपको बता दिया। 18, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं है, आपको सीधी सीधी बात करनी है कि सर ये 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय ध्वज पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस पर कोई क्वेश्चन अगर आगे है तो आज ही ख़त्म कर देते हैं, और नहीं तो फिर किसी अन्य दिन करते हैं, ठीक है। फिलहाल 19 देख लेते हैं क्या है। 19 कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अभी हमने आपको बताया कि किस समिति के अध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, वित्त समिति के अध्यक्ष थे और ऑपरेटिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, और जेबी कृपलानी ये झंडा समिति के थे। BR अम्बेडकर जो हैं ये किसके हैं, आप कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, आचार्य जेबी कृपलानी सर हो गए, ठीक है। और आप हमको, ठीक है, 20 क्वेश्चन देखना है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी तो हो तो गया, हमने सब बता दिया आपको, ठीक है। इसका आंसर हो गया BR अम्बेडकर, और जो प्रारूप समिति थी यह 7 सदस्यीय समिति थी जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर ने ही किया था, ठीक है ना। आप हम लोग अगली बातें करते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन होगा शायद 21, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो आप कहेंगे कि जो भारत का झंडा है, ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ये दिखाया जा रहा है, तो ये झंडा जो है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर 3:2 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए ये बेहतर प्लेस है, यहाँ पर हम झंडे के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप झंडे को देखें, जैसे देखिए कुछ किताबी बातें आती हैं, कुछ गाइड टाइप की किताबें आती हैं जो साफ साफ लिख देती हैं कि भारत के झंडे में 3 रंगों का प्रयोग है, ठीक है ना। तो पहले चीज़ तो आपने ये चीज़ समझ लिया ना कि जो हमारा झंडा है, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज में क्या संबंध है, ठीक है। तो आपने इसे देख लिया कि वह 3:2 है,
लेकिन अब हम लोग यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम आपसे बात ये कर रहे थे कि देखिए अमूमन अगर आप किसी व्यक्ति से पूछिए या सामान्य जो किताबें हैं, गाइड टाइप की किताबें हैं, वो कहते हैं कि 3 कलर है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए ना कितने कलर है, क्या यह एक कलर नहीं है ना, सैफ्रॉन कलर, ठीक है। केसरिया जिसे कहते हैं आप, सैफ्रॉन या केसरिया, ये वाइट है, 2 हुआ, ये 3 हुआ, और ये क्या है, ये तो 4 हुआ ना। और यही कारण है कि आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर जो है, ठीक है, वो गलत तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्रोत होता है वह एक स्तरीय नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 4 रंग का प्रयोग हुआ है। अब हम आपसे कुछ बातें ये कर लेते हैं कि देखिए जो ये भारत का झंडा है, ठीक है, इसमें आप पहली बात याद रखो, ठीक है। फर्स्ट बात तो आप याद रखना, ठीक है, कि भारत के झंडे को सबसे पहले 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। अनफोल्ड कब किया गया है? पहली बार 1906 में। किसने किया था? सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है, क्लियर। और भारत से बाहर, ठीक है, 1907 कर लीजिए आप, 1907 में स्टुटगार्ट, कहाँ है ये? जर्मनी का एक शहर है, ठीक है, ऐतिहासिक शहर है स्टुटगार्ट। और यहाँ पर मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा ने किया था। तो हम भीखाजी लिख दे रहे हैं, शेष आप समझ रहे हैं। 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो एस.एन. बनर्जी सर ने या सुरेंद्रनाथ बनर्जी सर ने झंडे का प्रयोग किया था, उसमें कितने रंग का प्रयोग हुआ था? देखो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें प्राइमरी कलर का ही प्रयोग हुआ था। मतलब देखो ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं BGR, मतलब ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। ये 3 का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, अब मैडम में भी यही रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या रहा है? दोनों में एक समता यह है कि दोनों में वंदे मातरम लिखा हुआ था, ठीक है। दोनों में क्या लिखा हुआ था? वंदे मातरम लिखा था। मैं गलत बोल गया, ये प्राइमरी कलर नहीं है, इसमें ये पीला भी है ना, तो ये प्राइमरी नहीं होगा, ये गलत बोल गया मैं, ठीक है। ग्रीन, रेड और पीला, ठीक है, येलो, वाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कलर में तो दोनों में समता है, लेकिन अंतर क्या है? देखिए जो सर के है, एस.एन. बनर्जी सर का जो फ्लैग है, इसमें क्या है कि 8 कमल के फूल बने थे, और जबकि मैडम वाले में जो है 1 कमल का फूल था, ठीक है, क्लियर। देखिए स्टार इनमें भी था, ठीक है, और लेकिन एस.एन. बनर्जी वाले में चांद और सूर्य की भी आकृति बनी हुई थी, ठीक है। ये आपने सीखा। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है, ठीक है, वो क्या है कि 1916 में जब मैडम एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन कर रही थी, तो उनके झंडे का कलर तो वही था जो मैडम भीखाजी का था, एस.एन. बनर्जी के झंडे का कलर था। लेकिन उसमें एक अंतर ये आ गया कि उस झंडे के अंतर्गत ब्रिटेन का भी झंडा चिपकाया गया था, ठीक है, मतलब यूनियन जैक भी लगा था। अब हम देखते हैं एक डेट और आपको याद दिला दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है वो 1921। तो 1921 में जो तिरंगा है, इसको डिजाइन किया था गांधी जी ने। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये व्हाइट चीज़ ला दिया। ये देखो जो व्हाइट है ना, ये पट्टी गांधी जी ने लाया था। और यहाँ पर तब चक्र नहीं था, चरखा था इसके स्थान पर, ठीक है, क्लियर, ये भी आप जान गए। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये जो हमारा झंडा है, यह किसके द्वारा, वर्तमान जो झंडा है, ये 1947 में यह डिजाइन किया गया है। और इसकी डिजाइनिंग किसने किया है? तो आप कहेंगे कि सर, लिख देते हैं नाम, पिंगले वेंकैया ने किया है, पिंगले वेंकैया ने किया है, ठीक है। इन्हें डायमंड गुरु भी कहा जाता है, ठीक है।
और ये कहाँ से थे? मछलीपट्टनम से थे। मछलीपट्टनम या गोलकुंडा का एक बंदरगाह हुआ करता था मछलीपट्टनम, ठीक है, वहीं के रहने वाले थे और जाति से मछुआरे थे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ और भी याद रखना है कि पिंगले वेंकैया की याद में, मतलब उनकी स्मृति में 2009 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब देखो इस झंडे की व्याख्या, इस झंडे की व्याख्या सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहोगे कि सर इस झंडे की व्याख्या जो है जो हमारे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर ने, ठीक है, किया था इस झंडे की व्याख्या। जब वो BHU में के टीचर थे, ठीक है, तो उन्होंने इस झंडे की व्याख्या किया था। तो इसमें देखो ये ऊपर वाला जो कलर है वो है सैफ्रॉन। तो सैफ्रॉन कलर किसका प्रतीक है? तो बच्चों आप कहोगे कि सर देखो जो सैफ्रॉन कलर है ये सेक्रीफाइस का, मतलब इसका मैसेज है, इस सैफ्रॉन कलर का मैसेज है कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो राजनीति में आप पाने के लिए मत आइए, ठीक है। आप अगर राजनीति में आकर के राजनेता बनना चाह रहे हैं, विधायक और सांसद बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि सब देखो अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ पाने के लिए नहीं, खोने के लिए आइए, ठीक है। और आज राजनीति कैसे की जाती है वो तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। यहाँ खोने के लिए तो कुछ होता नहीं लोगों के पास, केवल पानी के लिए होता है, लोग पानी के लिए आते हैं। तो आपने एक चीज़ तो सीख लिया ना बच्चों कि ये जो सैफ्रॉन कलर है वो सेक्रीफाइस अर्थात बलिदान की बात कर रहा है। और ये जो वाइट कलर है, ठीक है, ये वाइट कलर किसका है? पीस की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो ये चक्र बना है, ठीक है, तो ये जो चक्र है ये नीले कलर में है, ठीक है। तो ये इस क्या मैसेज है? नीला कौन सा होता है? आसमान होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है, ये चक्र कहना चाह रहा है कि आसमान के नीचे, मतलब इस गगन के नीचे तुम अनवरत बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, थको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो का संदेश देता है। इसमें देखो 24 तीलियाँ होंगी, ठीक है। ये जो चक्र है ना, ये चक्र, ठीक है, तो इसमें तीलियाँ बनी है, स्पोक्स जिसे कहते हैं। तो ये 24 तीलियाँ हैं, ठीक है। और ये 24 तीलियाँ भी आपको संदेश दे रही हैं कि आप 24 घंटे जो है, ठीक है, एक सतर्क प्रहरी के रूप में, ठीक है, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मिलजुल करके बढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि ये तीलियाँ देख रहे हो ये कवर कर लिया, एक दूसरे से बांध रहा है। और ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ये इसका क्या मतलब है? लव टू द नेचर एंड लव टू द क्रिएचर, ठीक है। प्रकृति से प्यार करो, ठीक है, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं से प्यार करो, वनस्पतियों से प्यार करो, ठीक है। ये है हमारे झंडे का की व्याख्या। अब आपको मैं कुछ चीज़ें और बता दूं कि देखिए एक व्यक्ति का नाम है नवीन जिंदल सर, ठीक है, ये सांसद रहे हैं, उद्योगपति भी हैं, ठीक है, स्टील का उद्योग भी है इनके पास। तो नवीन जिंदल जो कि उद्योगपति हैं और सांसद भी रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी कि जो भारतीय झंडा है इसे फहराने का अधिकार जो है भारत की जनता को भी दिया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में ये कहा कि नहीं ये बात सही है, ठीक है। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तिरंगे को फहरा सकता है, अपने घर पर फहरा सकता है, अपने प्राइवेट संस्थानों में फहरा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसे लागू कब किया गया है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इसे लागू किया गया है, कब लागू किया गया? तो आप कहोगे कि सर 26 जनवरी, ठीक है, 2006 से इसे लागू किया गया, नवीन जिंदल की मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और बच्चों तभी से जो है, ठीक है, एक संहिता बनी, एक कोड बना, और वो क्या है? फ्लैग कोड, झंडा संहिता, ठीक है, का निर्माण हुआ। और इस झंडा संहिता में ये बहुत कुछ चीज़ें कही गई हैं कि देखिए आप इस झंडे को, ठीक है, आप तोड़ नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, और अगर ये गंदा हो गया है तो आप एकांत में ले जा करके आप इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और फिर इसमें तमाम नियम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा झंडे के बारे में, क्लियर। और आज इतना ही, आपकी शुभकामनाओं के लिए, ठीक है, आपके एक बेहतर जीवन के लिए, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपको प्रेषित की जा रही हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक। नमस्ते।